एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सो ये एप्लीकेशन के अंदर उन लोगों ने डाल के रखा है। तो बेटा इसके पहले हम लोगों ने इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स स्टडी किया था, और जिसको रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना आता है, एडजॉइंट मेथड से आता है, तो उसके लिए ये आगे का पार्ट आने जैसा ही है। बस आपको एक फॉर्मेलिटी रह जाती है कि आपको बताना होता है कि मेथड ऑफ रिडक्शन क्या है, मेथड ऑफ इन्वर्जन क्या है। तो आपने लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है इससे पहले भी, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने अलग अलग मेथड्स यूज किया है आपके स्कूल के अंदर, है ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, उन्हीं लीनियर इक्वेशंस को जो कि दो वेरिएबल के अंदर होते हैं, या फिर थ्री वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं अगर थ्री इक्वेशन दिए तो कम से कम आपको दो इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा थ्री दिए हुए रहेंगे। ठीक है, तो आपको उनका सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो टेक्निक से, दो मेथड्स है। एक को कहा गया है मेथड ऑफ रिडक्शन और दूसरे को कहा गया है मेथड ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, तो चलिए मैं हेडिंग दे देता हूं, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। बेसिकली आपको दिए गए लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इसलिए साइमल्टेनियस वर्ड यूज किया है। ठीक है ना, अभी इन सब चीजों का आप लोगों को मतलब पता ही होगा। अभी बेटा दो इक्वेशंस मान लो दिए हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपको दिए हैं। अब सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, दो तीन कितने भी दिए हुए रहने दो, कांस्टेंट को हमेशा राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना। अगर उन लोगों ने खुद कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, फिर भी आपको उसको राइट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करना है आपको। तो आपका जो दिया गया इक्वेशन है उसको इस फॉर्मेट में लिखिए। और दूसरा एक आपको थ्री इक्वेशन भी दिए जा सकते हैं, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो आपको या तो दो इक्वेशन दिए हुए रहेंगे या फिर थ्री इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या, दोनों का भी जो भी सॉल्यूशन आएगा वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब होता है साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या, तीनों वेरिएबल्स जो भी तीन सॉल्यूशंस मिलेंगे वो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो बेटा अभी आप लोगों को इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिए गए इक्वेशन को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है, और वो कैसे लिखा जाता है तो आप जरा गौर से देखिए इसको। क्या मैं ये जो भी दिख रहा है आपको दो इक्वेशंस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c1 c2। देखिए इसको देख के कंफ्यूज मत होना। सिंपली क्या किया है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एक 2/1 वाला मैट्रिक्स लिया है। जैसे मैं ये मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ना 3 4, बस ये और ये सिमिलर ही है, ऐसा समझ लो। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा, 2/1 है, इस भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/1। बस ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है इसके अंदर जो a11 पोजीशन पर नंबर है वो a1x प्लस b1y, इस एक्सप्रेशन को ही मैंने नंबर कंसिडर किया है। तो यही मेरा पहला एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर का, और ये कौन सा एलिमेंट है, ये a21 एलिमेंट है। समझ रहे हो बात को, ये पूरा का पूरा a11 है, ये पूरा का पूरा a21 है। और यहाँ पर ये आपका c1 जो है वो a11 है, और a21 कौन है, c2। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू c1, दिस इज इक्वल टू c2। मतलब आपने इसको ऐसे लिखा है, ये वैलिड है या नहीं आप कैसे देख सकते हो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से आप पुनः ऊपर वाली चीज को ऑब्टेन कर सकते हो। दैट मीन्स वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू c1, दैट मीन्स वी गेट फर्स्ट इक्वेशन, और फिर हम लोग सेकंड एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस, दैट इज हमको सेकंड इक्वेशन मिलेगा। समझ में आई बात। अब क्या, तो अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या करने वाला हूं बताऊं, a1 b1 a2 b2, और यहां पर मैं लिखूंगा x y
इज इक्वल टू C1 C2। अब आप देखिए, क्या मैं इस वाले मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकता हूँ? मैंने इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या, अगर मैं इस मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। सबसे पहले तो इसका ऑर्डर देखिए, पहले वाले का ऑर्डर है 2/2, दूसरे वाले का ऑर्डर है 2/1। इसका मतलब इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो आएगा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर रहेगा 2/1। तो ये ऊपर वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 ही है। अब देखना वही आता है कि नहीं। तो A1 से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ का एलिमेंट कैसे निकाला जाएगा? पहले मैट्रिक्स के पहले रो से दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो A1x प्लस B1y, सही है। फिर सेकंड एलिमेंट कैसे मिलेगा? A2x प्लस B2y। मतलब ये है कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो। तो बस बेटा बात यहीं पर खत्म है। क्या कि आपने दिए गए टू इक्वेशंस को बिल्कुल मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है। मैट्रिक्स का यूज करके दिए गए दो साइमल्टेनियस दो लीनियर इक्वेशंस को आपने लिखा। मैट्रिक्स का यूज करके जो आपने इनको लिखा है ना, तो इनमें क्या हुआ है देखिए, एक मैट्रिक्स है पहला वाला जिसको डिनोट किया जाएगा कैपिटल ए से, दूसरा मैट्रिक्स है वेरिएबल वाला। ये जो पहला मैट्रिक्स है इसके अंदर क्या है? सारे के सारे कोएफिशिएंट्स है, किसके? एक्स और वाई के। पहले इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट, दूसरे इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट सेकंड रो के अंदर, ठीक है। तो ये जो कैपिटल ए से मैट्रिक्स डिनोट किया जा रहा है वो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है, और जो जिसके अंदर वेरिएबल्स आए हैं सिर्फ वो है, उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एक्स से, और जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है उसको डिनोट किया जाता है बी से। जो राइट हैंड साइड के कांस्टेंट्स है ना, उनका एक मैट्रिक्स है, उसको डिनोट करें बी से। तो बेटा ये जो आपने इक्वेशंस थे आपके पास लीनियर इक्वेशंस, इनको आपने मैट्रिक्स का यूज करके लिखा। तो ये जो लिखने का तरीका है Ax इज इक्वल टू बी, तो इसको कहा जाता है दिए गए इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। और ये जो नोटेशंस यूज किए हैं, तो इसको ए मैट्रिक्स को कहा जाता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए को क्या कहा जाता है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, या फिर आप कह सकते हो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। एक्स को कहते हैं वेरिएबल, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। और लास्ट में है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। एक बार देख लेता हूँ, ऐसे नाम है या कुछ अलग दे रखा है जी, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये है मैट्रिक्स, ये अपने मन से ही देंगे क्या है उसके अंदर। ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, और एक मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, ठीक है। तो हर एग्जाम्पल के अंदर अब इसको भी आप वैसे ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ये मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। फिर मैं इनको अलग कर सकता हूँ कैसे? A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। फिर x y z, और राइट हैंड साइड में D1 D2 एंड D3। तो बेटा यहाँ पर ये बात समझ लो अच्छे से, ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स है, वेरिएबल का मैट्रिक्स है, और ये सॉरी ये कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है, वेरिएबल का, और ये इसको आप कैसे डिनोट करेंगे? Ax इज इक्वल टू बी। तो हर दिए गए एग्जाम्पल में जब आप बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे हो, तो जब भी आपको लीनियर इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, तो हर एग्जाम्पल में आपको ये सारी चीजें लिखनी है, और नीचे वेयर करके लिखना है कि a इज नथिंग बट दिस, x इज नथिंग बट दिस, एंड b इज नथिंग बट दिस मैट्रिक्स। तो हर एग्जाम्पल के लिए ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, चाहे दो इक्वेशन दिए चाहे थ्री दिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि एग्जाम्पल में डायरेक्टली इक्वेशन दिए हो, या फिर वर्ड प्रॉब्लम बना के आपके सामने रखा हो, उस वर्ड प्रॉब्लम को आपको कन्वर्ट करना है इक्वेशंस में, और फिर आपको ये सारी स्टेप करनी है। तो जब भी आपको लीनियर इक्वेशन दिए हुए रहेंगे दो या फिर तीन, तो सबसे पहले आप लिखेंगे उसका मैट्रिक्स फॉर्म। दैट मीन्स आपको उसको यहाँ तक लाना है। जैसे आप उस मैट्रिक्स को यहाँ तक ले आते हो, ठीक है, फिर क्या करना है आपको, फिर क्या करना है चलिए देखते हैं। तो ये आप लोगों के दिमाग में बैठ गया अभी, ऐसे मैं मान के चलता हूँ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने दिए गए इक्वेशंस को Ax इज इक्वल टू बी यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे फिर, जो भी आपका ये जो Ax इज इक्वल टू बी आया है, तो आपको निकालना क्या है? आपको तो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, तभी आपके इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको इस a को हटाना पड़ेगा। तो ये तो एक स्टैंडर्ड तरीका है आपको कि आप a को सीधा यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ, लेकिन उससे भी कम में काम हो सकता है, ठीक है। तो यहां तक आपका प्रोसेस सेम है, यहां से आपके दो मेथड्स बनते हैं। तो ये जो आपने दिए गए लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, तो
इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद में या तो आप मेथड ऑफ रिडक्शन यूज कर सकते हो वेरिएबल्स का वैल्यू निकालने के लिए, मेथड ऑफ रिडक्शन यूज कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो मेथड ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, यूज कर सकते हो मेथड ऑफ इन्वर्जन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो मेथड ऑफ रिडक्शन के अंदर क्या होता है, तो जैसे आपके पास ये इक्वेशन आता है तो आप इस ए को रिड्यूस करते हो, reducing this A to upper or lower triangular matrix, upper or lower triangular matrix by रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि आपको पता है इस इक्वेशन का तो एक ही फंडा है, अगर लेफ्ट के मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, जो भी यहां पर कर रहे हो वो इसके साथ करना ही पड़ेगा, ये चीज तो आपको पता ही है। इसको नाम ही इसलिए मेथड ऑफ रिडक्शन दिया है क्योंकि आप रिडक्शन कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो किसको, ए मैट्रिक्स को जो एक्स के साथ चिपका हुआ है, और किसमें रिडक्शन कर रहे हो इसका, या तो अपर या लोअर ट्रायंगुलर। इसका मतलब समझते हैं, अपर या लोअर ट्रायंगुलर। देखिए ये जो आपका ए है वो बेसिकली है क्या, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो A1 B1 A2 B2, सही है। यहां पर XY है और इधर दे रखा है कुछ C1 C2। तो बेटा आपको इसको अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या है, मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को 0 बनाना है, या फिर मेन डायगोनल के ऊपर के, दोनों में से एक ही करो। इससे होता क्या है बेटा, जैसे ही इसको आप 0 बनाते हो रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये 0 बन गया, अब जैसे 0 बनता है आप लोग इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो इन दो मैट्रिक्स का, बस उसके आगे नहीं जाना है। तो जैसे आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, A1x प्लस B1y। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा, सिर्फ B2y मिलेगा, और आगे C1 C2 है। तो आप इनको इक्वालिटी मैट्रिक्स यूज करके लिखेंगे आप A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, और नीचे आप लिखेंगे B2y इज इक्वल टू C2। तो इससे क्या हो रहा है बेटा, आपको y का डायरेक्टली वैल्यू मिल रहा है। जैसे y का वैल्यू मिल गया, आप ऊपर वाले इक्वेशन में रखिए, आपको x का वैल्यू मिलेगा। और जब मैट्रिक्स होता है 3x3 का, तब क्या करना होता है आपको, जैसे यहाँ पर भी एलिमेंट रहेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तब आपको इनको इन तीनों को 0 बनाना है, या फिर ऊपर वाले तीनों को 0 बनाइए। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य क्या है, मेथड ऑफ रिडक्शन में क्या होता है, आपका जो ए मैट्रिक्स है उसको आपको रिड्यूस करना होता है, या तो अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर। और उससे फायदा क्या होता है, तो उससे आपको एक वेरिएबल की वैल्यू सीधी सीधी मिल जाती है जो सबसे लास्ट में होता है। अगर आप अपर ट्रायंगुलर बना रहे हो, फिर आप लोग बचे हुए दोनों का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको मेथड ऑफ रिडक्शन का है। और यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा मेथड ऑफ इन्वर्जन। आप लोग यहाँ तक आ गए, दिए गए इक्वेशंस को आपने Ax इज इक्वल टू बी तक लिख दिया, फिर आप क्या करना है, आपको Ax इज इक्वल टू बी आपने लिख दिया। अच्छा, एक बात समझ लेना आपको कि जैसे आप Ax इज इक्वल टू बी लिखते हो, आपको एक और चीज कंडीशन चेक करनी, दैट इज A डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, बिफोर अप्लाइंग मेथड ऑफ रिडक्शन और मेथड ऑफ इन्वर्जन आपको ये चीज क्लियर करनी है कि ए का डिटरमिनेंट 0 तो नहीं आ रहा। अगर 0 आता है तो समझ लेना कि उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्यूशन नहीं है उनको, मतलब वो लाइंस जो है वो पैरेलल लाइंस होंगी फिर। ठीक है ना, तो ठीक है, हाँ। तो मेथड ऑफ इन्वर्जन में अभी क्या करना है, आपने पहले दिए गए इक्वेशन को Ax इज इक्वल टू बी इस फॉर्म में लिखा, फिर आपने देखा कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, और आप प्रोसीड करके मेथड ऑफ इन्वर्जन से। देखिए, अगर आपको ये मेंशन किया है एग्जांपल में कि दिए गए इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए बाय यूजिंग मेथड ऑफ रिडक्शन, तो आपको यही यूज करना पड़ेगा। और उन्होंने पूछा है कि अगर मेथड ऑफ इन्वर्जन, तब आपको मेथड ऑफ इन्वर्जन यूज करना। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट पूछा है कि सॉल्व साइमल्टेनियसली, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। और हाँ, बहुत से बच्चे क्या करते हैं जिनको ये मेथड्स पता नहीं है, उनको लगता है कि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, 3 मार्क का 4 मार्क के लिए, तो उनको लगता है कि वो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे जैसे 10th के अंदर किया करते थे, और उनका आंसर सही आता है लेकिन उनको 0 मार्क मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको मैट्रिक्स की हेल्प से उनको सॉल्व करना है, ये बात ध्यान में लेना है। ठीक है ना, तो ये चालबाजी नहीं चलेगी बोर्ड के एग्जाम में कि आपको पता नहीं मेथड ऑफ रिडक्शन या इन्वर्जन। जो होते हैं ना बच्चे बहुत सारे जो बोर्ड को प्रिपेयर ही नहीं करते, और फिर उनको लगता है शायद कि उसको अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो बिल्कुल 0 मार्क मिलते हैं।
तो रिडक्शन या इन्वर्जन दोनों में से एक मेथड का यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए कि ax = b है आपके पास। अभी बेटा मेथड ऑफ इन्वर्जन क्यों कहा है, क्योंकि आपको क्या करना है, दिए गए ये जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है a, तो आप सबसे पहले a इनवर्स निकालेंगे बाय यूजिंग एनी मेथड। आपको जो मर्जी मेथड यूज करने करिए, लेकिन आपको a इनवर्स निकालना है, ठीक है। और फिर आप जैसे a इनवर्स निकालते हो तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्टेप, फाइंड a इनवर्स, देन प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स टू दी इक्वेशन ax = b टू द अबव इक्वेशन। प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को, ठीक है ना। पोस्ट मल्टीप्लाई एंड प्री मल्टीप्लाई दो वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, तो इसका बहुत मायने रखती है ये चीज। तो सबसे पहले आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, और जैसे इनवर्स मिल गया, तो इनवर्स मतलब एक मैट्रिक्स है, तो उससे आप क्या करेंगे, दिए गए इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको आपने प्री मल्टीप्लाई मतलब लेफ्ट से किया, और इधर भी लेफ्ट से करना है। ऐसे नहीं कि बावले जैसे कुछ भी कर दिया कि ये ऐसे लिख दिया, बी यहाँ पर दिया है तो ए इनवर्स राइट में लिख दिया, ऐसे नहीं होगा। प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या, ए इनवर्स लेफ्ट में ही रहेगा और फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ए इनवर्स इंटू ए, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो आप इन दोनों को साथ में ले सकते हो। तो इसका आउटपुट मिलेगा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स = ए इनवर्स बी। तो आप राइट में इन दोनों का नतीजा निकाल लीजिए, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स का, तो इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा, और लेफ्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स मिलेगा आपको एक्स। तो जैसे आपने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा, इक्वल मैट्रिक्स है। तो बस आपको कंपैरिजन से बाय यूजिंग इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल जाएगी, या फिर एक्स और वाई की, अगर दिया गया मैट्रिक्स 2/2 का है तो थोड़ा सा मेथड ऑफ इन्वर्जन लेंदी है। क्यों, देखिए इसके अंदर ए इनवर्स निकालना पड़ता है सबसे पहले तो, और यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस आपका आधा हो जाता है। यहाँ पर ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको रेड्यूस करना है, सिर्फ 3 एलिमेंट्स 0 लाने होते हैं, तो ये बहुत आसान होता है लाना, आपको तो पता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है हमारा ये एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसके अंदर हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। ओके, गुड बाय।